है संविधान से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आए दिन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी हर इंसान की कुछ न कुछ अच्छाइयां कुछ न कुछ बुराइयां होती हैं, उसी तरह से संविधान की भी कुछ अच्छाइयां हैं। कौन कौन सी वो अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों का हम जिक्र करेंगे, यानी विशेषताओं का हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले संविधान की यानी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। जितने भी विश्व में संविधान है, जितने भी देशों का संविधान है, उन देशों के संविधान से हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है और लिखित तो है। ठीक, बड़ा होने का क्या कारण है ये भी बताएंगे। भारत का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में से एक है, अति व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। अति व्यापक हमने बताया, व्यापक होने का कारण क्या है? हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधताओं का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म वाले लोग हैं। ठीक, हमारा देश लगभग बड़ा आकार का है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, अंग्रेजों ने जिस तरह से लंबे समय तक गुलाम हमारे देश को बनाए, हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारे देश में इतनी प्रकार की विविधताएं हैं, इतनी प्रकार की जातियां हैं, धर्म है, अनेक प्रकार के यहाँ पे भाषा बोलने वाले लोग हो, किसी प्रकार की किसी भी परिस्थिति में कहीं विवाद उत्पन्न न हो। तो हम लोगों ने छोटी छोटी बातों को भी अपने संविधान में क्या किए हैं? जगह दिए हैं। तो एक तो बड़ा होने का ये कारण है। इसमें भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। आपने 22 भाग भी सुने होंगे, लेकिन उसमें जैसे 4 क बाद में जोड़ा गया, 9 क बाद में जोड़ा गया, तो ये मिलाकर कितने हो जाते हैं? आपके 25 भाग हो जाते हैं। 12 अनुसूचियां है। 12 अनुसूची, यानी मूल संविधान में पहले 8 अनुसूची थी, उसके बाद 4 बढ़कर कितनी हो गई है? आपका 12 अनुसूची हो गई है। आपने 395 अनुच्छेद के बारे में सुना होगा, लेकिन उस अनुच्छेद में कभी आपने देखा होगा कि जैसे ए बी सी डी ए करके जुड़ जाता है ना, तो ऐसे मिलाकर जब भी संविधान में संशोधन हुआ है, कुछ न कुछ जब जुड़ा है, तो वो अनुच्छेद कितने हो जाते हैं? 470 प्लस हो जाते हैं कुल अनुच्छेद। ठीक, विस्तृत का कारण क्या है? देश की विशालता है और उसकी क्या है? विविधता है। विविधता मतलब आप समझ गए ना, विभिन्न प्रकार की जात, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग। फिर भी हम इतनी विविधता होने के बाद भी हम लोग क्या है? एकता के सूत्र में आज भी बंधे हुए हैं। हाँ, ये हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ऐतिहासिक कारण क्या है? यानी संविधान का इतना बड़ा होने का ऐतिहासिक कारण क्या है? आपने सुना होगा भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम का प्रभाव, यानी बहुत सारे हमारे देश की व्यवस्था, ब्रिटिश लोग जब हमारे देश पे गुलामी की जंजीरों से हम लोग जकड़े हुए थे, तो एक अधिनियम बनाए थे जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत सारे जो वर्तमान का संविधान है, उस संविधान में अधिकतम प्रभाव किसका पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। यानी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वर्तमान के संविधान में क्या कर दी हैं? ज्यों का त्यों या उसमें कुछ बदलाव करके जगह दे दी है। तो एक बड़ा होने का ये भी कारण है। जो बहुत बड़ा था, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब जैसे अमेरिका में जाएंगे तो आपका केंद्र के लिए एक अलग संविधान है, राज्यों के लिए अपना एक अलग संविधान है। हमारे देश में तो है नहीं, केंद्र और राज्य मिलकर एक ही संविधान है। तो भाई केंद्रों का पावर, राज्यों का पावर संविधान में ही निहित है, इसलिए बड़ा होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है। संविधान सभा में विधिवेताओं का प्रभुत्व, यानी हमारे संविधान के जो निर्माणकर्ता लोग थे, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य थे, वो बड़े विद्वान थे, कानून के बड़े जानकार थे। और कानून के जानकार कोई भी चीज विस्तृत रूप से उसका क्या करेंगे? लेखन करेंगे। इस वजह से क्या होगा? हमारे संविधान बहुत बड़ा हुआ। पहली विशेषता है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान। दूसरी विशेषता क्या है? थोड़ी सी यह जान लेते हैं। अब पहली विशेषता में इसमें एक और चीज है, इनमें अनेक विषय और कानूनों को विस्तार से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। जब विशेषज्ञ लोग रहेंगे संविधान सभा में तो बेहतर ढंग से लिखेंगे। अगला है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। हर इंसान का यानी हर भारतीय नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं। जैसे अगर हम कहें मौलिक अधिकार में कितने मौलिक अधिकार? 6 प्रकार के। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कितने आपका मौलिक अधिकार है? 6 है। और यह अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है, जो कि एक मानव को जीने के लिए यह बहुत ही जरूरी है। ठीक, यह न्यूनतम अधिकार है जीने के लिए। जैसे हमने कहा समानता का अधिकार,
समानता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति आपको इस देश में किसी भी आधार पर आपसे भेदभाव नहीं करेगा, वो जाति और धर्म, छोटा बड़ा, ठीक, गोरा काला, किसी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात रखने की तरह पूरी तरह से आज़ादी है। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मन पसंदीदा व्यवसाय चुनना है चुनिए, कोई रोकने वाला नहीं है। मन पसंदीदा किताब पढ़ना है, कोर्सेज कि जिस कोर्स में एडमिशन लेना है करिए, ये आपका क्या है, अधिकार क्षेत्र में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति आपका शोषण नहीं करेगा। बंधुआ मजदूरी की तरह कोई आपको गुलाम बनाएगा नहीं, पूरी तरीके से आजाद है। उस कार्य को करना न करना यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब समझ रहे हैं, पूरी तरीके से आजाद है कि आप हिंदू धर्म को मानना है तो हिंदू धर्म को मानिए, इस्लाम मानना है तो इस्लाम धर्म को मानना है तो इस्लाम धर्म को मानिए, ठीक। ईसाई, सिख, यहूदी, जिस धर्म को मानना है उस धर्म को क्या करिए, मानिए, ठीक। जिस देवी देवता की पूजा करना है करिए, कोई जबरन आप पर प्रेशर देकर ये सारी चीजें मनवा नहीं सकता है, पूरी तरीके से आजाद है। या किसी धर्म को नहीं मानना है मत मानिए, किसी देवी देवता का नहीं पूजा करना है मत करिए, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका मतलब आप जो पहनना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, जो पीना चाहते हैं, ये आपके अधिकार है। जो आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये पूरी तरीके से आपके विवेक पर निर्भर करता है, ठीक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे ये संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। अगर संवैधानिक उपचारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, इसमें आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, इसमें परमादेश पढ़ाएंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ाएंगे, उत्प्रेषण पढ़ाएंगे, अधिकार प्रेक्षा पढ़ाएंगे, तो ये पूरी डिटेल से ये हो जाता है। यानी इन सारी चीजों को मनवाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक। अगला है इसमें, पहला तो आपने मौलिक अधिकार देख लिया, 6 है, 12 से 35 तक 6 अधिकार का नाम आपको याद रखना है। जब भी अगर आप विशेषताएं किसी भी कहीं भी लिखना अगर शुरू करेंगे तो ये सारी चीजों का जिक्र करेंगे, तभी जाकर वह सही हो पाएगा, ठीक। अगला क्या है भाई, तीसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे देश में पूरी तरीके से न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र, किसी के दबाव में काम नहीं करती है, साक्ष्यों के आधार पर और गवाहों के आधार पर काम करती है पूरी तरीके से। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, छोटे बड़े नेता, बड़े अधिकारी की यहाँ किसी की नहीं चलती है, ठीक। जो भी निर्णय होगा वह स्वतंत्र रूप से होगा और साक्ष्यों के आधार पर होगा। देखते हैं ना, देश के राष्ट्रपति, बहुत सारे देश के राष्ट्रपतियों को भी फांसी न्यायपालिका ने दे दी, क्यों, क्योंकि वो तो बहुत बड़े हैं, फिर भी नहीं, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी के दबाव में काम नहीं करती है। संविधान ने न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से क्या कर दिया है, अलग कर दिया गया है। सरकार के 3 अंग के बारे में सुने होंगे ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और न्यायपालिका पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है, ठीक। और विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से क्या हुए, जुड़ी है। विधायिका के ही अंग क्या होते हैं, कार्यपालिका होते हैं, ठीक है। विधायिका क्या करती है, देश के लिए कानून बनाती है, और कार्यपालिका क्या करती है, उस कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका वो बनाए हुए कानून के आधार पर क्या करती है, निर्णय देती है। और कार्यपालिका को अगर आगे बताएं तो आप इसमें देखेंगे अस्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स लोग आते हैं, जो सरकारी नौकरी जो कर्मचारी करते हैं वो लोग आते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका मतलब जो नेता आते हैं, जो मंत्री वगैरह, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो लोग आते हैं, तो ये अस्थायी होते हैं। ये जनता के विवेक पर ये बने रहते हैं। जनता जब चाहती है इनको क्या कर देती है, हटा देती है। लेकिन एक बार जिसकी नौकरी लग गई, वो जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक वह पद पे बना रहेगा। तो कोई भी देश का कानून कौन लागू कराता है, कार्यपालिका। कोई भी अगर मान के चलिए, ठीक है, प्रधानमंत्री PM किसान योजना के तहत आपको 2000 रुपया मिल रहा है, या पेंशन मिल रहा है, या छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो लागू कौन करवा रहा है, उस विभाग के मंत्री। और जमीन पर कौन ले रहा है, वो अधिकारी कर्मचारी आपको क्या करते हैं, आपके खाते तक पैसा पहुंचाते हैं। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, बनाए हुए योजना और कानून को क्या करते हैं, जमीन पर लागू कराते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान का क्या, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, संरक्षक कौन है, यानी सुप्रीम कोर्ट, किसका, संविधान का। एकल नागरिकता है। अगली विशेषताएं देखिए जी, 4 नंबर होनी चाहिए विशेषताएं। अगली क्या है, एकल नागरिकता। हमारे देश की एकल नागरिकता है, यानी आप सिटीजनशिप में कहीं फॉर्म वगैरह भरते हैं तो क्या लिखते हैं, उसमें भारतीय लिखते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। कई बार एकल नागरिकता हमने किस देश से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा,
ब्रिटेन से। किस देश से? ब्रिटेन। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ब्रिटेन से लिया गया है। यानी आप किसी भी देश के नागरिक हैं, मतलब भारत के ही नागरिक है, बाकी आप ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश के नागरिक है, मध्य प्रदेश के नागरिक है। आप निवास स्थान कहीं पे रह सकते हैं, लेकिन आप नागरिक के तौर पे कहाँ के हैं? आप भारत के ही नागरिक हैं। और सबसे खूबसूरती क्या है, हमारे देश में एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है, यानी वह व्यक्ति उस राज्य का भी नागरिक होता है और देश का भी नागरिक होता है। तो आप दोहरी नागरिकता की जिक्र करें तो आप क्या लगाएंगे ऑप्शन? अमेरिका। और एकल नागरिकता ब्रिटेन। और एकल नागरिकता भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत में सभी नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्रदान होती है, चाहे वह किसी भी राज्य में रह रहे हैं। चौथा हो गया ना। अब ये पांचवा हो सकता है, ठीक, पांचवा होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पार कर गया या 18 वर्ष का हो गया और उसका मतदाता सूची में क्या हो गया? नाम हो गया, तो वह अपना क्या करेगा? मत देगा। यानी वह जाति, धर्म, ऊंच नीच किसी भी आधार पर उसके पास उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक सामान्य आदमी की वोट की कीमत एक ही होगा और देश के सबसे बड़ा उद्योगपति या बड़ा नेता या बड़ा अभिनेता का भी वोट की कीमत क्या होती है? एक ही होती है। तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती, इसीलिए बड़े बड़े नेता देखते हैं कि आम जनमानस के पास भी उनके पैरों पर गिरते हैं। क्यों गिरते हैं भाई? क्योंकि उनके वोट की भी कीमत एक ही है और बड़े के पास जाएंगे तो वोट की कीमत एक ही है। तो हमारे देश की सबसे संविधान की प्रमुख विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष के जो उम्र के हो जाते हैं लोग, वो अपना क्या करते हैं? वोट करते हैं। पहले ये उम्र कितनी हुआ करती थी? 21 हुआ करती थी। पहले 21 हुआ करती थी, वोट देने की उम्र 21 हुआ करती थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन कौन? 1989। 61वें संविधान संशोधन 1989 में उम्र को 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। ठीक। हाँ, संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो लोकतंत्र को मजबूत करती है और सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करती है। ठीक, अभी बताया है कि सामान्य आदमी से लेके और देश के संपन्न लोग भी की भी पावर, इसमें वोट की मूल्य एक ही होता है। अगला है संविधान के विभिन्न स्रोत। यानी संविधान जब हमारा बन रहा था तो हम लोगों ने कई देशों के संविधान से अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने संविधान में जगह दी है। तो कुछ चीज़ों का हमने जिक्र किया है। भारतीय संविधान में कई देशों से प्रावधान लिए गए हैं। जैसे हम लोग संसदीय प्रणाली, हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका से लिए हैं। और आयरलैंड से क्या लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं? समवर्ती सूची लिए हैं। ठीक है। और वही आपात उपबंध आ जाएगा तो जर्मनी से लिए हैं। ठीक, ये सारी चीजें हैं। तो आप एक एक ये विशेषताएं आपको पूरी तरीके से क्या करना है? याद रखना है। तब जाकर आप अगर कहीं थ्योरी लिखना हो या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको तैयार करेंगे तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला है धर्मनिरपेक्षता। आपने देखा होगा संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है पंथ निरपेक्ष। तो आप समझ लीजिए, पहले धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे देश का कोई निजी धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई निजी धर्म नहीं है। लेकिन सरकार क्या करती है, यानी भारत सरकार क्या करती है? सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक धर्म को गवर्नमेंट खुले तौर पे बढ़ावा दे रही है, किसी एक धर्म को क्या कर रही है, उस पर अत्याचार या जुल्म कर रही है। ऐसा नहीं, संविधान इजाजत नहीं देता है। लेकिन अगर वर्तमान में कुछ सरकारें जो है अगर किसी धर्म को अगर बढ़ावा देती है तो ये संविधान के मूल प्रस्तावना का क्या होगा? उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं कि देश में सभी धर्मों को आप क्या करेंगे? समान संरक्षण देंगे, किसी भी एक धर्म को आप बढ़ावा नहीं देंगे। तो ये है। तो इसका मतलब धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझ गया, यानी देश का यानी राज्य का कोई अपना निजी धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार और समान संरक्षण दिया जाएगा। अगला है भारत का संविधान सभी धर्मों को समान मानता है, राज्य किसी भी धर्म की विशेष मान्यता नहीं देता है। मौलिक कर्तव्य, जैसे आपने मौलिक अधिकार देखा ना, तो ये अधिकार आप राज्य से मांग करते हैं जो कि संविधान दिया है। आपका भी, आपके देश के अंदर नागरिक होने के अंदर आपका कुछ कर्तव्य भी होता है जो कि संविधान और राज्य आपसे अपेक्षा रखता है कि आपकी भी कुछ कर्तव्य है। क्या कर्तव्य? जैसे हमने कहा कि कहीं राष्ट्रगान हो रहा हो, झंडा फहराया जा रहा हो तो उसका आपको सम्मान करना चाहिए। ठीक। पर्यावरण संरक्षण को पर्यावरण को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये आपका क्या है? कर्तव्य है। कोई भी पब्लिक
प्लेस को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी किसी पार्क में गए कूड़ा वगैरह नहीं फेंकेंगे भाई, वो देश की संपत्ति है, और देश की संपत्ति मतलब आपकी संपत्ति है। कभी ट्रेनों वगैरह में देखते होंगे लिखा रहता है कि यह देश की संपत्ति है या यह आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा आप स्वयं करें, लिखा रहता है ना। तो ये सारी चीजें जो देश की संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है, तो इसलिए आपका कर्तव्य है कि साफ सुथरे रहें, गंदगी न फैलाएं, ये आपका कर्तव्य है। या जो देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण की आहुति तक दिए, तो उनको आप अशब्द बात नहीं बोलेंगे, उनको आप अपमान नहीं करेंगे, आप उनकी आलोचना नहीं करेंगे, कम से कम उनको त्याग और तपस्या को अपने हृदय में संजोए रखेंगे, ये आपका कर्तव्य है। ठीक, उसी तरह से ध्यान रखिएगा, यानी मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कितने 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद वर्तमान में कितने हैं 11, लेकिन बाद में एक और जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 ए में है, और अगर मौलिक कर्तव्य यहाँ कितने पे है? अगर 4 क में है तो ये प्रश्न है। ठीक, ये संविधान की रक्षा और राष्ट्र की एकता और पर्यावरण संरक्षण आदि से संबंधित है, यानी राष्ट्र की एकता पूरी तरीके से बने रहे, भाईचारा बंधुत्व बने रहे, ये हर भारतीय का क्या है? कर्तव्य है। अगला है, देखिए संसदीय शासन प्रणाली। हमने अभी देखा ना कि संसदीय प्रणाली किस देश से हम लोगों ने ग्रहण किया? तो ब्रिटेन से ग्रहण किया। तो क्या इसकी भाई प्रमुख विशेषताएं हैं संसदीय प्रणाली का? देख लीजिए, भारत के संविधान अमेरिका के राष्ट्रपति शासन प्रणाली के स्थान पर ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को चुना है। हमने किस संसदीय प्रणाली को चुना है? ब्रिटेन को, अमेरिका के नहीं। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। जैसे केंद्र में काम करती हैं व्यवस्थाएं, उसी तरह से राज्य में करती हैं, और उसी तरह से मान के चलिए कि स्थानीय स्तर यानी लोकल गवर्नमेंट स्तर पे भी काम करती है। हमारे केंद्र की सरकारें होती हैं, राज्य की सरकार होती है, और एक लोकल गवर्नमेंट होती है। लेकिन सारे ये जो तीनों गवर्नमेंट है उसमें संसदीय व्यवस्था ही काम करता है। भारत में संसदीय सरकार की मुख्य सुविधाएं या विशेषताएं क्या है, थोड़ी सी इसको जान लेते हैं। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका अधिकारियों की उपस्थिति, यानी हमारे देश में प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि नाम मात्र कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सारा काम देश के कोई भी संधि समझौता राष्ट्रपति के नाम होता है, लेकिन रियल में प्रयोग उस शक्ति का प्रयोग कौन करता है? देश के प्रधानमंत्री। बहुमत दल का शासन होता है। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर मान के चलिए 403 आपका उत्तर प्रदेश में सीट है, जिसमें जिसने 202 ला दिया उसकी की क्या हो जाती है? सरकार हो जाती है। इसका मतलब अगर 100 सीटें हैं तो जिसको जो 51 ला दिया और कोई 49 ला दिया तो सरकार किसकी बनेगी? 51 आलू को बनेगी। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ध्यान रखिएगा, किसके प्रति जी? कार्यपालिका। कभी आपने देखा ना विधायिका के प्रति, कभी आप सदन चल रहा होगा, सदन में अक्सर कई प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे प्रश्न पूछे जाते हैं? कार्यपालिका के सदस्यों से पूछा जाता है कि अगर मान के चलिए अगर आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, कई घटना हो गया, ठीक, तो भाई किस घटना होने के पीछे समय पे उनको इलाज नहीं मिल पाया या बहुत सारे लोग मर गए, तो उस कंडीशन में स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना पड़ता है। तो ये देखिए, विधायिका में जो भी होते हैं, कार्यपालिका के जो लोग होते हैं, विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं? पूरी तरीके से जिम्मेदार होते हैं, एक एक प्रश्नों को जवाब देना होता है। ठीक, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व बहुमत दल का, वही अगर देश में अगर भारत सरकार में अगर नेतृत्व करना होगा देश में तो प्रधानमंत्री करता है, और राज्य में मुख्यमंत्री नेतृत्व करता है, ठीक है, सरकार का। ब्रिटेन वगैरह, वैसे तो भारतीय संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है, तो ये तो निश्चित ही है कि संसदीय प्रणाली किस देश से हम लोगों ने ग्रहण किया? ब्रिटेन से। लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। क्या है अंतर भाई? देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु निकाय नहीं, यानी सर्वे सर्वी। ब्रिटेन में सर्वे सर्वा संसद ही प्रमुख है, लेकिन भारत में भारतीय राज्य का एक राज्य भारत, लेकिन निकाय नहीं। यहां ध्यान लीजिए एक बार। उदाहरण के लिए, भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है, यानी ब्रिटेन में संसद पूरी तरीके से सर्वसर्वी है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। ठीक, हमारे देश में क्या है? संविधान है। भारतीय राज्य का एक राजवंश प्रमुख यानी गणतंत्र होता है, जबकि ब्रिटिश राज्य का राजवंश प्रमुख होता है, यानी हमारे देश का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होता है, यानी गणतंत्र होता है। ठीक है, यही हमारे देश का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित होता है, वंशागुणत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो वहां के राजा होते हैं, एक ही परिवार के राजा चलते जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति के समकक्ष होते हैं।
ऐसा नहीं है उनको जनता नहीं चुनती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, बनते रहते हैं बिना चुनाव के ही ब्रिटेन में। अगला है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का मतलब आप समझ रहे हैं, संघात्मक मतलब किसी भी देश में एक से अधिक प्रकार का क्या होना, सरकार होना और उनके शक्तियों के बीच क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण होना। ठीक, एक और ये संविधान की प्रमुख विशेषता है। भारत एक संघीय राज्य है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। आपने 7वीं अनुसूची और जब पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में, जो कि सरकारी आयोग के अनुशंसा पर केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो संघात्मक मतलब समझ गए ना, किसी भी देश में एक से अधिक प्रकार की सरकार होना, उनके बीच शक्तियों का वितरण। अगला क्या है, गणतंत्र, यानी संविधान की अगली विशेषता क्या है जी, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब किसी भी देश का, यानी हमारे देश का मुखिया, जैसे प्रधानमंत्री हुए, जैसे आपके राष्ट्रपति हुए, वो वंशागुणित नहीं है, वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। ठीक, एक गणतंत्र है जिसका अर्थ है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यानी किसके द्वारा, जनता द्वारा। अगला क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, पता है, 4 में है। और कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ये भी याद रखिएगा, 36 से 51 तक है। यह काम क्या करता है भाई, ये सामाजिक और आर्थिक और लोक कल्याण की बात करता है, यानी कि देश में सरकार ऐसी कुछ नीति बनाए जिसमें सामाजिक लोगों का भला हो जाए, आर्थिक रूप से लोगों का भला हो जाए, यानी अधिक से अधिक लोगों का कैसे कल्याण हो, इसको ध्यान में रखकर गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। जो सरकार को लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, यानी सरकार कोई भी नीति बनाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाए, दृष्टिगत होकर बनाए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक क्या हो जाए, भला हो जाए। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है भाई, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने किस देश से ग्रहण किया है, पता है, दक्षिण अफ्रीका से। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। यानी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में क्या है, एक ये भी है संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होता है, 368 में दी गई है। और यह एक संसद को संविधान में बदलाव करने की क्या करता है, शक्ति प्रदान करती है, यानी संसद संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ये संविधान की ये 12-13 प्रमुख विशेषताएं हैं। इसको पूरी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। अगर कहीं आपको लिखने का अगर प्रश्न आए तो ये विशेषताएं अगर लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, या एक वनडे एग्जाम या किसी भी एग्जाम में, जैसे आरओ PCS के प्री में ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनने के चांस बने रहते हैं। तो आप इसको